तो इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता। तो क्या कुछ कर लिया हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, हमने जैन धर्म कर लिया, हमने वैदिक सभ्यता कर ली। तो आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता, जिसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो करते हैं स्टार्ट अपने। क्या है सभ्यता? वैसे क्या होता है सभ्यता? कि हजारों साल पहले लोग रहा करते थे यहाँ पे। हजारों साल पहले भी जो लोग रहा करते थे, जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो एक आइडिया से होती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लिखा गया, जो कुछ भी लिखा गया, वो आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। कौन सा काल कहलाता है ये? अध्यय काल, अध्यय ऐतिहासिक काल बताया था। लिखित जानकारी ही नहीं मिली, वो कौन सा काल है? प्राज्ञा ऐतिहासिक काल। लिखित जानकारी मिली लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, अध्यय ऐतिहासिक काल। लिखित जानकारी मिली और हम उसको पढ़ भी पाए, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। तो अध्यय ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, तब भी लोग रहा करते थे। उनका खान पीना कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी हम जानकारी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम भी रह रहे हैं, एक समय आएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर उसके हजारों साल बाद फिर नई लोग आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो नए लोग आएंगे, फिर वो खुदाई करेंगे कि उनसे पहले के लोग, मतलब आज के लोग कैसे रहा करते थे। वो देखेंगे कि इनका भी एक संविधान था, कुछ संविधान से चला करते थे, सड़कें हुआ करती थी, कचरे का ढेर लगा दिया करते थे ये लोग, है ना। सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी एक मशीन सी चलती थी जिसको सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहते थे। ओके। और ज़्यादातर जो कंकाल मिलेंगे, हो सकता है वो कंकाल या तो ऐसे मिले या ऐसे मिले। हो सकता है वो हमारी सभ्यता का नाम रख दें, मोबाइल युगीन सभ्यता, सभ्यता, है ना। तो इसी प्रकार से जो पहले लोग रहा करते थे, उनका रहना सहना, खान पीन कैसा था, उसका नाम हमने रख दिया सिंधु सभ्यता। कारण जिस नदी के किनारे सबसे पहले हमें मिले वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसलिए उसका नाम रख दिया सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। सबसे पहले इनके नाम की बात करते हैं। इन्हें सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसे वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। करते हैं जी इनकी डिस्कस। सिंधु घाटी सभ्यता, इनके इतिहास पे चलते हैं कि इसकी चर्चा सबसे पहले कब छिड़ी। यह बात है सन 1826 की। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मैसन। इसने क्या देखा? इसने देखा कि जिसे वर्तमान में हम हड़प्पा कहते हैं, वहाँ पे इसको कुछ सामान मिला। इसको वहाँ पे ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ठीक है। तो इसने कंपनी को बताया, क्योंकि उस समय यहाँ पे कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, अंग्रेज थे यहाँ पे। उनको बताया। उन्होंने कहा कि तुमने क्या लेना देना, ऐसी तेरे को वहम हुआ है। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। समय बीता, समय आया 1856। 1856 दो रेलवे के ठेकेदार थे, विलियम और बेंटन। विलियम और बेंटन, जॉन बेंटन। इनको रेलवे की लाइनें बिछाने का ठेका मिला हुआ था। आपको मैंने कई बार बताया है, जो भारत में रेलवे लाइनें किसने बिछाई है? अंग्रेजों ने बिछाई है।
इन्होंने रेलवे लाइन बिछानी थी। लगभग चल रहा था उस समय कि लाहौर से कराची तक या मुल्तान तक लाइनें बिछानी थी। जब ये लाइन बिछाने लगे तो इनको लाइनों को पक्का करने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने कहा कि देखो ईंटें ऊंटें कहाँ पे मिलती है तो उठा के लाओ। तो हड़प्पा नामक जगह से जहाँ पे लाइनें बिछा रहे थे वहाँ से ईंटें जब उठाने लगे तो वहाँ पे इनको भी सामान मिला, अलग अलग प्रकार का सामान मिला। ठीक है, तब इनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर है, कोई ना कोई लोग रहते थे। बर्तन वगैरह मिलने लगे, कांसे के बर्तन मिले, कई चीज़ की वस्तुएं मिली इनको। फिर इन्होंने आगे कंपनी को बताया कि कुछ है, आप देखो इधर ध्यान दो। फिर कंपनी ने एक विभाग बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया जो इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पुरातत्विक विभाग। क्या कहते हैं? जो भी पुरानी चीज़ों की खोज करता है, हर प्रकार का एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। शिक्षा से रिलेटेड अलग विभाग है, रेलवे से रिलेटेड अलग विभाग है। अब खुदाई का काम रेलवे को थोड़ी देंगे, हर चीज़ के लिए एक अलग विभाग होता है, अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कृषि से संबंधित अलग डिपार्टमेंट होता है। तो जो पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? पुरातत्विक विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट फुल उसको कहते हैं कंप्लीट विभाग को ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट AD, पुरातत्विक विभाग। इसकी स्थापना की गई 1861 में। इसकी स्थापना कर दी गई 1861 में पुरातात्विक विभाग की। अब कोई विभाग बनाया तो उसका कोई मेन बंदा होगा, डायरेक्टर होगा, निर्देशक होगा। इसका जो डायरेक्टर बनाया गया, यह बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं पुरातत्विक विभाग का जनक, क्योंकि सबसे पहला बंदा यही था। ठीक है, अब इसके नेतृत्व में खुदाई करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसके समय भी कोई चीज़ इनको हासिल नहीं हुई। कोई इतना ध्यान नहीं दिया, विभाग तो बना दिया लेकिन इन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। काम धीरे धीरे चलता रहा, कभी कर लिया कभी ना किया, है ना। सन आ गया 1921, सन आया 1921। उस समय ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में जो व्यक्ति काम कर रहा था उसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसने हड़प्पा की जब ढंग से खुदाई की तो बहुत कुछ मिला, बहुत सामान मिला। ठीक है, तब यह कहा गया, तब उस शहर का नाम क्या रखा गया? एक तो हड़प्पा। तो हम कह सकते हैं हड़प्पा शहर की खोज कब हुई? 1921 में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। जनरल डायरेक्टर कौन था? जॉन मार्शल। समझाई बात? फिर दूसरा शहर खोजने का प्रयास किया गया 1922 में। एक और शहर मिला जो इससे भी ज्यादा बड़ा था, जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर एक मूवी भी आई ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मैंने कई बार कहा है, फिल्में वगैरह एक तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट होने के नाते ऐसी फिल्में जरूर देखा करो जिससे हमारा इतिहास तैयार हो जाए, हिस्ट्री तैयार हो, कई चीज़ें जानने को मिले। हिस्टोरिकल मूवियाँ बहुत बनती है ना। तो इनके ऊपर जो मूवी बनी थी वो कौन सी बनी थी? मोहनजोदाड़ो। ओके, 1922 में। किसके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। और जब इसकी खोज हुई और बहुत सारा सामान मिलने लगा, बहुत बड़ा अनागार मिला, बहुत बड़े तांबे के बर्तन मिले, कांसे के बर्तन मिले, एक नर्तकी की मूर्ति मिली, मृतकों का टीला कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी गली मिली जिसमें डैडी लोग पड़े थे, कंकाल पड़े थे, इसलिए तो उसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कंकाल मिले जहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। जब ये चीज़ मिली तो वो बात तूल पकड़ गई।
दूर दूर तक फैल गई कि भारत में एक सभ्यता मिली है, सभ्यता मिली है। अब अंग्रेजों को, दुनिया वालों को ये बात बतानी पड़ी कि हाँ हमने वास्तव में यहाँ पे कुछ खोज की है, क्योंकि वो भी इतना नहीं चाहते थे कि हमने, है ना, क्योंकि उनके हम गुलाम देश थे। फिर उनको ये बात बतानी पड़ी और 1924 में फाइनली जॉन मार्शल ने 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक न्यूज़पेपर में, लंदन वीकली नामक न्यूज़पेपर में यह बात प्रकाशित करवाई कि हमने एक सभ्यता की खोज की है भारत के अंदर, और उसका नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। समझ आई बात? तो क्या कुछ पढ़ा, याद करो इतना। 1826 चार्ल्स मैनसन, 1856 विलियम और बेंटन, रेलवे के ठेकेदार, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर इशारा किया, बताया कि यहाँ पे कुछ है। 1861 पुरातत्विक विभाग, अलेक्जेंडर कनिंगम, जनक। 1921 दयाराम साहनी। 1922 राखलदास बनर्जी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। आई बात समझ? डॉक्टर मार्शल ने, सॉरी, ये जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल थे, इन्होंने इसका समय क्या बताया कि ये सभ्यता कब की होगी? उन्होंने बताया कि ये सभ्यता लगभग 3250 से 2750 ईसा पूर्व की है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व की है। आज 2025 चल रहा है। सॉरी, आप ये खोज, ये कब की बात बताएगी? 1924 में। क्या बताया गया? लगभग 3200 ईसा पूर्व। अगर अपने ईसा मसीह के जन्म को 0 मान ले तो लगभग 2000 साल इधर, 3000 साल इधर। 1924 में बताया था उसने, जॉन मार्शल ने। तो कब बताया कि ये चीज आज से लगभग 5000 साल पहले, ये सभ्यता कब थी? आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है, कि ये लोग लगभग 3000 या 3200 ईसा पूर्व के समय इस जगह पे रहा करते थे। फिर एक पद्धति होती है कार्बन डेटिंग पद्धति, C14 पद्धति कहते हैं, कार्बन पद्धति। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने कहा कि यह सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व का है। ये सभ्यता कब की है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व की है। आई बात समझ? ये इसका समय बताया गया है। कार्बन पद्धति क्या होती है? ऐसी चीज जो जीवित है, जैसे आज हम इंसान लोग हैं, जीव जंतु है, जानवर है, जो है, जब ये मर जाते हैं तो इनकी हड्डियों से एक ऐसा कार्बन निकलता है जिससे आप बता सकते हो कि ये चीज कब की थी, कब की थी। उसे कहते हैं कार्बन पद्धति, C14 पद्धति। उसके आधार पर बताया गया कि सभ्यता कब की है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व की है। सबसे पहले कौन कौन से शहर खोजे गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजे गए। और ये कब खोजे गए? ये आज़ादी से पहले के खोजे गए, आज़ादी से पहले। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया। 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान वालों ने कहा हमारे पास हड़प्पा है, हमारे पास मोहनजोदड़ो है, हमारे पास चौहंदड़ो है, आपके पास क्या है? अब इंडिया वाले ये थोड़ी कहेंगे हमारे पास माँ है। अब भारत वालों ने कहा कि अपने भी खोज करो, क्योंकि ये चीज़ें किधर चली गई? पाकिस्तान में चली गई। कब हुई थी खोज? 1924 में, 1921 में, 1922 में, है ना। 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ, अब ये दोनों चीज़ें किधर चली गई? पाकिस्तान में। अब भारत वालों ने कहा अभी अपने खोज करो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकालो, देश तो बेइज्जती हो जाएगी। जब खोजा गया तो सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? रोपड़। कौन सा शहर खोजा गया? रोपड़, जिसे वर्तमान में रूपनगर कहते हैं। कहाँ है ये? पंजाब में। यहाँ पे सबसे खास बात है कि यहाँ पे क्या मिला? कुत्ते के साथ आदमी की समाधि, कुत्ते के साथ आदमी की समाधि। ऐसा कब्रिस्तान मिला जहां पे कुत्ते के साथ आदमी भी लेटा हुआ था, ठीक है, ये चीज मिली। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला हुआ खोजा गया सिंधु सभ्यता का शहर कौन सा था? रोपड़ था, भारत में।
अगर वैसे सबसे पहला पूछे तो हड़प्पा, क्योंकि उस समय तो हड़प्पा भी भारत में हुआ करता था, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में गया था। इतना समझ आया? कहाँ कहाँ तक इनका फैलाव था? इस सभ्यता को जब खुदाई की गई तो इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक मिला? इसका फैलाव हमें मिला ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, इधर बलूचिस्तान और इधर उत्तर प्रदेश, यहां तक ये सभ्यता मिली। मतलब ये लोग कहां तक थे? उत्तर दिशा में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर तक भी रहते थे, दक्षिण दिशा में देखें तो महाराष्ट्र तक रहा करते थे, वहां तक इनकी खोज हुई है। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में चला गया, उस समय भारत में था। और पूर्व दिशा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, महाराष्ट्र का दैमाबाद नामक शहर, यहां तक खुदाई हुई। बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का सुत का गैंडोर, जम्मू कश्मीर का मांडा नामक शहर। तो जम्मू कश्मीर में कहां तक ये सभ्यता मिली? मांडा तक, महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुत का गैंडोर, यहां तक ये सभ्यता मिली थी। क्या सर महाराष्ट्र के नीचे नहीं लोग रहते थे? नहीं, क्या पता रहते हो, लेकिन हमने खुदाई बंद कर दी। कारण क्या कि जो बाद में आज़ादी के बाद जो लोग आए, जब लोगों तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो सरकार, क्या करना है 4-5 हज़ार साल के पहले के आदमी को ढूंढ के, उनके ढूंढने के चक्कर में हमारी बस्तियां आप तबाह कर रहे हो, पुरानी सभ्यता ढूंढने के चक्कर में आज की सभ्यता नष्ट कर रहे हो, हमें तो चैन से रहने दो। आते हो कहते हो गांव खाली करो, ये खाली करो, खुदाई करो, मन के मिल रहे हैं, लिपस्टिका मिल रही है, क्या करनी है आपकी पुरानी मन के लिपस्टिका ढूंढ के? ठीक है, समझाई बात? तो फिर क्या कर दी गई? खुदाई बंद कर दी गई। तो दक्षिणतम तक कहां तक खुदाई की गई? महाराष्ट्र तक खुदाई की गई। आ रही है बस समझ? ये लोग किसी ना किसी नदी के किनारे रहते थे, किसी ना किसी। तो उत्तर दिशा में मांडा नदी, मांडा जो शहर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी। महाराष्ट्र में दैमाबाद, परवरा नदी, ये हमने नदियों में पढ़ा भी था। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, इधर कौन सी नदी जाती थी? सुत का गैंडोर, दाश्क नदी, करो याद। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुत का गैंडोर। इसका ट्रिक भी बना सकते हो, ये जगह का नाम है, ये नदी का नाम है। ठीक है, आप कहते हो 10 गैंडे, पाकिस्तान के 10 गैंडे, 10 से दाश्क, गैंडे से गैंडोर। हीना आम खा रही है, हीना आम खाती है, यूपी में हीना आम खाती है। ठीक है, मंडी में चने बिक रहे हैं, जम्मू की मंडी में चने बिकते हैं। ठीक है, पैरों में दम, सबसे दक्षिण में क्या होते हैं? हमारे पैर होते हैं, पैरों में दम, दैमाबाद। या ऐसे भी याद कर सकते हो, ऊपर मां, नीचे दाई मां, मां से दाई मां तक, गैंडे से हीना तक, गैंडोर से हीना, हिंडन, आलमगीरपुर, आम तक। आई बात समझ? यहां तक ही फैला था। इसके अगर ये विड्थ, ये देखें, लंबाई देखें ऊपर से नीचे तक, तो ये 1400 किलोमीटर एरिया तक है। ये कितना एरिया बनता है? 1400 किलोमीटर। अगर ये देखें तो 1600 किलोमीटर। मतलब सिंधु सभ्यता इस तरीके से कितने किलोमीटर फैली है? 1600। ऐसे कितनी फैली है? 1400 किलोमीटर फैली है, 1400 किलोमीटर फैली है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई, लंबाई गुना चौड़ाई। वैसे बनता है 22 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। लेकिन ये लगभग माना जाता है, ये जो सभ्यता फैली है 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्स फैली है। कई बुकों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा आ जाता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई आपको सेम मिलेगी, 1400 और 1600। ऐसे कम में, ऐसे ज्यादा है, ऐसे फैला था।
ठीक है। हालांकि यहाँ पे अफगानिस्तान नामक जगह से भी मिला। अगर इस साइड देखें तो अफगानिस्तान का शोत्रगुई, शोत्रगई, यहां से किसके प्रमाण मिले हैं? नहरों के प्रमाण मिले हैं। लेकिन इधर कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं। वर्तमान का जो अफगानिस्तान है, इसको भी साथ याद कर लेना, वर्तमान का जो अफगानिस्तान है वहां पे एक जगह है शोत्रगई, शोत्रगई, वहां से किसके प्रमाण मिले हैं? नहरों के, कि उस समय नहरों की भी, नहरें भी हुआ करती थी। मुख्य रूप से ये चार चीजें। बिल्कुल उत्तर मांडा, बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, बिल्कुल पश्चिमी बिंदु सुतका गैंडोर, बिल्कुल पूर्वी बिंदु सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, और क्या हमें यहां से मिला और क्या कुछ पता लगा? और हमें पता लगा कि इनकी जो नगरीय इनकी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से चलते थे। इतने सिस्टम से तो आज भी हम नहीं चलते जितने सिस्टम से ये उस समय चला करते थे। ठीक है। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, गांवों में लोग रहा करते थे। ये तो उससे भी पुरानी है। वैदिक सभ्यता कब की है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये तो लगभग 3000 ईसा पूर्व की घटना है। और उस समय ये लोग कहाँ रहते थे? शहरों में रहा करते थे, शहरों में। और इनका रहने का तरीका देखो, जो घर हुआ करते थे, घर को दो श्रेणियों में बांटा होता था। देखो, ये कौन सा टीला हो गया? पूर्वी, इसे टीला कहते थे, टीला। ये कौन सा टीला हो गया? पश्चिमी टीला हो गया। ये थोड़े छोटे होते थे, ये एरिया थोड़ा बड़ा था। पूर्वी टीला थोड़ा क्या होता था? बड़ा। ये थोड़ा सा क्या होता था? छोटा होता था। इधर ज्यादा समृद्ध लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, इंटेलिजेंट लोग रहते थे। समृद्ध लोग पश्चिमी टीले में रहते थे। जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग या गरीब परिवार होते थे, वो किधर रहते थे? पूर्वी टीले में रहते थे। आज भी देखा जाए तो आज भी हमारा ऐसे बंटा होता है। जो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, जो जैसे रेलवे देख लो, हमारा रेलवे के आसपास अभी भी देख लो, ज्यादा रिच लोग आपको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल लोग। ठीक है, एक नॉर्मली अपने एक एवरेज निकाले दो। लेकिन रेलवे के जो आप अंदर की ओर जाओगे, थोड़ा आगे की ओर आओगे, तो जैसे शहरों में देखो तो सेक्टर बने होते हैं, सेक्टर जहां बड़े बड़े लोग, तगड़े अमीर लोग रहा करते हैं, है ना। उनके कॉलोनी एक अलग होती है, अमीर लोगों की, कुछ मिडिल क्लास वालों की अलग होती है ना। तो आज भी देखा जाए तो वो चीज मिलती जुलती है। तो समृद्ध लोग किधर रहते थे? ज्यादा पश्चिम टीले में। और नॉर्मल लोग कहां रहते थे? पूर्वी टीले में। तो आप कह सकते हो आम लोग, आम लोग, जो आम जनता होती इधर रहती थी। ठीक है, मैंगो पीपल, आम लोग इधर रहा करते थे ज्यादा, पूर्वी टीले में। अब ये पश्चिमी टीले को देखो कैसे रखते थे बना के। इसके बाहर चारों ओर चारद्वारी करके रखते थे। क्या रखते थे? चारद्वारी, कि एकदम से इस पे कोई अटैक ना कर पाए, जिसे कहते थे परकोटा। जैसे हम राजाओं महाराजाओं का देखते थे ना, दुर्गों का क्या करते थे? परकोटा, चारद्वारी। तो ये देख लो, आज से 5000 साल पहले भी इनको ये चीज पता थी। तो अपने पश्चिमी टीले के चारों ओर क्या करके रखते थे? परकोटा करके रखते थे, चारद्वारी निकाल के रखते थे। ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर गलियों की बात की जाए, रहन गलियां इस तरीके से थी, जैसे ही आपकी चारद्वारी होगी, ये एक बीच में से गली जा रही है, मेन लिंक रोड जिसे आप बोल सकते हो, मेन रोड। ठीक है, ये दो बिल्कुल बीचों बीच में से रोडें जाती थी। ये फिर छोटी छोटी गलियां जाती थी, यहां पे छोटी छोटी गलियां जाती थी। ये छोटी छोटी गलियां जाती थी। ये इनके घर बने होते थे। ये इस तरीके से इनके घर बने होते थे। मतलब घर के दरवाजे छोटी गलियों की ओर खुलते थे। मेन जो लिंक रोड होती है, जो बड़ी रोड होती है, उधर नहीं खुलते थे, उधर नहीं खुलते थे। कोई भी कारण मान लो इसका, मान लो चोरी डकैती का डर नहीं रहेगा, मेन रोड की तरफ खुलेंगे, क्योंकि इधर आना जाना ज्यादा होता था लोगों का। तो इनका छोटी, मतलब आप कह सकते हो घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ऐसे बोल देते हैं इसको, मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे। ये जो पद्धति है, इस पद्धति को कह देते हैं ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली क्या होता है? ग्रिड प्रणाली कभी आप फोन में देखो, या अगर आपने कभी एक्सेल वगैरह चलाया हो कंप्यूटर में, एक्सेल,
तो देखा करो इस प्रकार से जालियां बनी होती हैं, सेल्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बने होते। जो जालियां से बनी होती है उसे ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। कैसी प्रणाली बोलते हैं? ग्रिड प्रणाली। तो सड़कें किस पर आधारित थी? ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। शतरंज देखी होगी, शतरंज, चेस, चेस बोर्ड भी ऐसे ही होता है, ऐसे चौरस डिब्बे से बने होते हैं जगह जगह पे, है ना, इस तरीके से लंबाई में चौड़ाई में इस तरीके से। तो इसको कहते थे चेस बोर्ड प्रणाली, चेस बोर्ड पद्धति, शतरंज वाली पद्धति इस तरीके से बनी होती थी। सड़कें समकोण निकलती थी। समकोण समझते हो? जहां पर क्या बनता हो? 90 डिग्री का कोण बनता हो। नगरीय पद्धति थी, सड़कें समकोण बनती थी, एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पर। जैसे वर्तमान में हमारा गस्सीमपुर एक यूनिक है, हम जहां रह रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक जगह है। आज भी यहाँ पे हमारी जो रोडें हैं वो देखो किस प्रकार से हैं। अब किसी भी गली से चले जाओ आपका घर आ जाएगा, सही है। और जो बाहर का बंदा यहाँ पर आता है वो तो बेचारा कहता है मेरा तो कन्फ्यूज हो गया, सारी गली एक जैसी लग रही है। हम कहते हैं हमारा गस्सीमपुर से चंडीगढ़ से कम है। किसी मर्जी गली में चले जाओ ऐसा लगता है कि एक ही जैसा एरिया है ना। हर जगह पे जो है चौराहे मिल जाते हैं, और जिनको टूना टप्पा करना होता है उनको चौराहा ढूंढने का माथा नहीं मारना पड़ता, जगह जगह पे चौराहे है, जो मर्जी डालो, है ना। ओके, तो उस समय सिंधु सभ्यता ऐसी होती थी जिसको कहते थे 90 डिग्री पर गलियों को काटना। चेस बोर्ड पद्धति, ग्रिड प्रणाली हुआ करती थी। नालियां तक बना रखी थी उन्होंने, जो आज हम नालियां बनाते हैं, नालियां तक थी। गंदा पानी निकालने के लिए क्या होती थी? नालियां बना रखी थी, नालियां बना रखी थी। और नालियों को ढका हुआ था। हमारा ढका हुआ है क्या? वो आते हैं 3-4 दिन बाद निकाल के बाहर फेंक जाते, हफ्ता हफ्ता उठाते नहीं। अरे सिस्टम तो तब क्या था? पक्की नाली और उनको ढका हुआ था। कई शहरों में अभी भी है, जैसे पंजाब चले जाओ वहां पे आपको नालियां नहीं मिलेंगी, सीवरेज होते हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज है। तब उन चीजों से काफी पीछे है उन मामले में। हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड सीवरेज नहीं डाले हुए, बाहर की ओर नालियां निकाली हुई है। अरे बात समझ, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड सीवरेज नालियों को क्या कर रखा था? ढक रखा था, पत्थरों से ढका था कि बदबू ना फैले, मच्छर मक्खी ना हो, बीमारियां ना फैले, ये चीज होती थी। ये पद्धति उस समय चला करती थी। मकान देखो किस तरीके से मिले हैं। मकान जैसे ये कोई घर है, आपने घर में जाना है तो घर के बाहर ऐसे एक चारद्वारी सी है, ये घर का गेट है। जैसे ही आप अंदर जाओगे ना तो जाते ही आपको एक दीवार मिल जाएगी। कई घर आज भी कई ऐसा होता है, बहुत रेयर मिलता है अपने को ये घर। कोई पुराना घर किसी का बना हुआ है तो आज तो अपने को वो अजीब सा लगता है, अपने कहते हैं क्या है यार, गुफा सी बना रखी है। मान लो जैसे आप मेन गेट से एंट्री किए, एंट्री करते सामने दीवार है, फिर इधर या उधर से जाओ तो घर आता है, कमरे आते हैं। कई बार किसी का मैंने एक आधी बार देखा किसी का, वैसे तो नाम आता नहीं है। अब ये देखो इन्होंने ये सिस्टम किया था। ये सिस्टम का हो सकता है उनका रीजन ये रहता हो, अपनी प्राइवेसी रहती है। एकदम से कोई मुंह उठा के अंदर आ गया, अंदर बंदा खाना खा रहा है जो भी है, ठीक है, तो ये एक प्राइवेसी रहती थी। आ रही बात समझ आपकी? ओके, तो इस तरीके से आप अंदर जाओगे, ठीक है, इधर से जाओ या उधर से जाओ। अंदर बड़े बड़े आपको यहाँ पे कमरे मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े रूम्स मिलते थे। और हर घर में कम से कम 4 बड़े बड़े कमरे तो हुआ करते थे, 4 बड़े बड़े कमरे होते थे। इधर एक खुला आंगन होता था, खुला आंगन हुआ करता था। अंदर एक कुआं हुआ करता था, कुआं, स्नानागार हुआ करते थे, कुआं हुआ करता था कि पानी निकालना तो अपने कुएं से निकाल लो। उसके लिए भी ड्रेनेज सिस्टम था, नहाने के समय जो गंदा पानी निकलने के लिए, वॉशरूम के लिए, वॉशरूम तक मिला है, टॉयलेट तक मिला है। और उसके बाद अगर अपने सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पे जाते हैं तो वॉशरूम नहीं मिलते थे, लोग खेतों में जाया करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन उनसे पहले की जो सभ्यता है वहां पे वॉशरूम मिले हैं, बाथरूम मिले हैं, बड़े बड़े कमरे मिले हैं, नालियां मिली हैं। आप इसको समझो, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर सिंधु सभ्यता बोरिंग है, अगर ढंग से पढ़ो तो आप कहोगे हाँ, जिज्ञासा प्रवृत्ति से देखो, कुछ सीखने को मिलेगा तो मजा आएगा करने को आपको। आ रही बात समझ? ये सब चीजें मिली हैं। जो थोड़े रिच लोग हुआ करते थे वहां पे ये चीजें थोड़ी, रूम ज्यादा मिल जाएंगे, रूम ज्यादा बड़े मिल जाएंगे। जो थोड़े नॉर्मल होगा उनमें रूम थोड़े कम मिल जाएंगे, थोड़े छोटे मिल जाएंगे। लेकिन ये चीजें लगभग घरों में मिथी, पक्की ईंटों की, साथ में पक्की ईंटों की, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। आंगन थोड़े बहुत कच्चे बना होते थे, बाकी मोस्ट ऑफ चीजें पक्की बनी होती थी। कुआं बना है, कुएं का पानी गंदा निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम कर रखा है, वहां से भी नाली जाती है, नालियों को ढक रखा है। ये सब चीजें इनका रहन सहन था। आई बात समझ? ये होगी इनके मकान की बात। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं खान पीन। इनका खान पान कैसा था? इनका खान पान कैसा था?
खान पान में हमें वहाँ पे जौ मिला है, जौ, चावल मिला है कि जौ खाते होंगे, चावल खाते होंगे, गेहूं मिला है, गेहूं, जौ मिला है, चावल मिला है, गेहूं के दाने मिले हैं कि गेहूं वगैरह भी खाते थे उस समय में, जौ खाते थे, चावल खाते थे। अब सब्जी भी खाते होंगे इसके साथ, मटर के दाने मिले हैं, मटर मिले हैं, तड़का भी लगाते होंगे साथ में ना, राई के दाने मिले हैं, सरसों के दाने मिले हैं। ये सारी फसलें हमें मिली है इनके समय में, ठीक है। खरबूजा तरबूज मिला है, सारा कुछ ही मिला है। तो आप देखो आज हम इन चीजों को, जैसे अगर कुछ चीजें देखें, पक्के घर बना ले तो हमें होता है कि देखो हमने क्या कुछ कर लिया, क्या कर लिया यार, जैसे 5000 साल पहले भी वो लोग करते थे। मतलब आप तो अभी कुछ आगे बढ़े ही नहीं, आप तो भी वहीं घूम रहे हो जो आज से 5000 साल पहले, जब कोई टेक्निक नहीं होती थी, कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, कोई इंटरनेट नहीं होता था, बड़े बड़े शिल्पकार नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं थे, वो डिग्रियां नहीं की होती थी, तो भी उन लोगों ने ये सिस्टम तो किया हुआ था। उनके भी घर पक्के थे, उन्होंने भी वॉशरूम बना रखा था, उन्होंने भी टॉयलेट बना रखा था, उन्होंने भी नालियां बना रखी थी, आपसे अच्छी बना रखी थी। आपकी नाली तो इतनी गंदी प्रकार की जाती है ना। उस समय ये सिस्टम चला करता था। जब अंग्रेजों को पता लगा ना कि ये चीजें मिल रही हैं, तो उनके भी होश उड़ गए। वो अपने आप को महान समझते थे अंग्रेज, और कहते थे भारतीयों को ना खाने पीने का ढंग है, ना रहने सहने का ढंग है। और हमारी तुलना किसे करते थे? कुत्तों से। वो फिल्म देखी है क्या, मर्द ना मर्द टंगे वाला? उसमें अंग्रेज के घर के बाहर क्या लिखा था? सर हम कौन सा फिल्में देखते? उसके एक अंग्रेज के घर के बाहर लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि हमारे घर में कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं है। मतलब हमारी तुलना किससे की थी? कुत्तों से। जब उन्होंने खुदाई की ना, तो उनको पता लगा ये तो अंग्रेजों को तो ये चीजें मतलब बाद में की, उन्होंने तो शहरी सिस्टम अपना, कि भारत में तो 5000, उस समय अगर 1900 की बात करें तो 4000 साल पहले भी लोग शहरों में रहते थे। वो लोग हार पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे, मनके मिले हैं, सीप मिले हैं, मोती मिले हैं, सोने के आभूषण मिले हैं, कांस्य के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, चाकू मिला है, हल मिला है। तो कहते जिन चीज की हम आज कर रहे हैं 4-4 साल पहले भी इंडिया लोग के पास ये था। इसलिए वास्तव में भारत में इंटेलिजेंट लोग रहा करते थे, बहुत विकसित। और जो पूरी दुनिया में जो सभ्यताएं तो और भी जगह मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है ना, फारस की सभ्यता अपने को पढ़ते हैं कि और भी सभ्यताएं मिली हैं पुराने टाइम की। लेकिन दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता किसको कहा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया है, कि इतनी बेस्ट तरीके से बनाई हुई थी, इनका रहना सहना इतना बेस्ट था इतने साल पहले भी। ठीक है, तो फसलों के नाम पूछें तो जो मिला है, चावल मिला है, गेहूं है, मटर है, राई है, सरसों है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सब चीजें उस समय भी मिली थी। वस्त्र देखे जाए तो वस्त्र उस समय गर्मी के वस्त्र मिले हैं, सर्दी के वस्त्र मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं। ये सब चीजें उस समय की मिली हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात, सूती में भी साधारण वस्त्र मिले हैं, कढ़ाईदार वस्त्र मिले हैं। आपने कहते हैं लड़कियां देखो कढ़ाईदार कपड़े पहनती है, 4000 साल पहले भी पहनती थी कढ़ाईदार कपड़े। श्रृंगार का सामान मिला है, लिपस्टिक मिली है, दर्पण मिला है। इसका मतलब तो आज से नहीं, इन्होंने इन चीज़ों का खेड़ा पहले भी नहीं छोड़ा था। जब 4000 साल पहले भी नहीं छोड़ा था तो आज कहाँ से छोड़ देंगी? ठीक है, तो ये तो जेनेटिक चीज़ें होंगी ना। हाँ, ये कभी भी छूटने वाली नहीं है। ओके, ये चीज़ें मिली हैं। उसके अलावा आभूषण की बात करें तो आभूषण की बात करें, आभूषण में भी 3 प्रकार से इसको बांट रखा था। अभी भी देखा जाए तो आभूषण कैसे पहने जाते हैं। अगर बहुत अमीर लोगों की बात करें, अमीर समझते हो? अमीर, रईस, ठीक है, रईस कहते हैं जो बिल्कुल ही अरबपति, जैसे अपने कहते हैं टाटा बिरला हो गए, अंबानी हो गए, रईसों में आते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज हो गए, क्रिकेटर हो गए बड़े बड़े, है ना। नॉर्मल अगर अपने मंडियों में देखें तो ये अमीर है लेकिन
रईस नहीं है। अमीर है, रईस नहीं है। तो एक होते हैं रईस, एक होते हैं अमीर, एक होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, और एक होते हैं गरीब। अरे बस समझ। तो आज भी अगर रईसों को देखा जाए तो वो सोना भी नहीं पहनते, पहनते हैं कम पहनते हैं, डायरेक्ट हीरा, पन्ना, महंगी चीजें, महंगे पत्थरों से बनी हुई वस्तुएं। पीछे से जब अंबानी की वो घर पे बेटी की शादी थी ना, तो पूरा पूरा हीरा ही हीरा पहना हुआ था यहाँ पे हार, खुद कम दिखती थी, हीरे का हार ज्यादा दिखता था। अरे बस समझ। उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो गोल्ड, गोल्ड के आभूषण पहन लिए, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो पित्तल हो गया, तांबा हो गया, है ना, ये चीजें होगी, नकली आभूषण हो गए। ये तो कैटेगरी अभी भी है, उस समय भी थी। तो उस समय जो सबसे ऊपर था जैसे सोना, सोने के आभूषण पहन लिए जाते थे, है ना। उसके अलावा मनका, कीमती पत्थर, मनके मिले, मनके कीमती पत्थर मिले उस समय, इनके आभूषण पहने जाते थे। मनके भी बहुत महंगे होते हैं। एक सिंपल मनका, सर देखो मैंने मनकों का हार पहना है, वो तो जो वो 10-20 रुपए का भी हार जाता है मनका, वो नहीं, वो तो नकली होते हैं। असली मनके तो बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। अगर उससे नीचे चले तो चांदी, लेकिन आज के टाइम में तो देखा जाए तो चांदी भी एक कैटेगरी में डालने वाली है, इतनी महंगी हो चुकी है। उसके नीचे चले तो जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, नॉर्मल लोग हुआ करते थे, वो क्या पहन लेते थे, मतलब आभूषण पहनने का शौक था। आज भी है, जैसे चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अपने शौक तो हर कोई पूरा करता है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से शौक हर कोई पूरा करता है अपना, है ना। तो उस समय भी शौक हर कोई पूरा करता था, आभूषण हर कोई पहनता था। आदमी भी आभूषण पहना करते थे सिंधु सभ्यता के समय। तो जो नॉर्मल लोग होते थे, मिट्टी को ले आए, मिट्टी को किया, मनकों की तरह बनाया, उसको पकाया, धूप में पकाया, आग में पकाया, सुबह तक जब पक जाते थे, मोरी उसमें निकली होती थी, जब कच्ची होती थी उसमें फिर धागा या कुछ भी डाल के उसको पहन लेते थे। सीप, समुद्र के पास, बीच के पास, नदी के पास सीप, मोती, ये पहन लिया कर जाते थे, मिट्टी के मनके पहन लेते थे। शंख, इनका यूज किया। ये उस समय का क्या है, आभूषण थे। फिर हम अलग अलग शहरों की भी बात करेंगे, किस शहर में क्या मिला है, लेकिन एक बार बेसिक पता होना चाहिए ना, फिर मजा आएगा पढ़ने में कि ये सब चीजें मिली हैं, सब चीजें मिली हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा, श्रृंगार का सामान भी मिला। एक तो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं भाई, ये नहीं लिखते। बाजार में जाओगे ना, बाजार में हमारे यहां औरतों के सभी श्रृंगार का सामान मिल, श्रृंगार ऐसे लिखा होता है। भाई पहले तो तू अपना श्रृंगार सही कर, फिर तो दूसरों को श्रृंगार कर। तो ये श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार वास्तव में ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ऋषि लगता है नीचे, ना कि श्रृंगार। श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार। आई बस समझ। तो ये भी सामान मिला है। कांसे का दर्पण मिला, कांसे का दर्पण मिला, लिपस्टिक मिली है ना। आपने वाजी वाह क्यों कहा, ठीक है। कांसे का दर्पण मिला है, लिपस्टिक मिली है, और इसके साथ दर्पण हो गया, लिपस्टिक मिली है, ओके, श्रृंगार के अंदर। उसके अलावा अपने देखेंगे तो ताबीज मिले हैं, ताबीज हाथों में पहनने के लिए। क्या मिले हैं, ताबीज मिले हैं। कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान पे पता है क्या लिखा हुआ है, एक कब्रिस्तान पे लिखा है RH37। क्या मतलब है बताओ, RH37, लगाओ दिमाग पे जोर लगाओ। अरे सर तब की लिपि वो बड़े बड़े पुरातत्विक वाले नहीं पढ़ पाए तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब किसी को भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन उनकी समाधियों के ऊपर लिखा हुआ है RH37। ये चीजें मिलती हैं, हड़प्पा शहर में मिला RH37 कब्रिस्तान, ठीक है। तो खान पीन हमने समझ लिया, खान पीना कैसा था, वस्त्र कैसे पहनते थे, आभूषण कैसे पहनते थे, पूजा अर्चना, पूजा अर्चना कैसे करते थे, पूजा अर्चना, धार्मिक धर्म कैसा था। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है।
अब इससे यह पता लगता है कि डांस का भी शौक था। किसका शौक था? जब लिपस्टिक बनाने का शौक है, लगाने का शौक है, मनके पहनने का शौक है, आभूषण पहनने का शौक है, दर्पण देखने का शौक है, श्रृंगार करने का शौक है, तो डांस का शौक क्यों छोड़ेंगे वो? तो उस समय भी डांस का शौक था। अब इससे यह भी पता लगता है कि जब औरतों की मूर्तियां ज्यादा मिली है, नर्तकी की मूर्ति ज्यादा मिली है, तो सत्ता कैसी थी? मातृ सत्ता थी। कैसी सत्ता थी? मातृ सत्ता थी। माता की पूजा ज्यादा किया करते थे। तो यह तो जरूर है कि पूजा अर्चना तो करते थे, पूजा अर्चना करते थे। शिव की आद्य शिव की मूर्ति बनी है, आद्य शिव की मूर्ति बनी है। मतलब एक बंदा जो ऐसे करके बैठे, उसके एक तरफ हाथी है, गेंडा है, हिरन है, उसके 3 सिर हैं, मोहनजोदाड़ो में मिला है, वो पढ़ेंगे अपने। उसे आद्य शिव कहा गया है, उसकी पूजा करते थे, है ना। नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसकी पूजा किया करते थे। लेकिन कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये चीजें नहीं मिली, इसके निशान कहीं नहीं मिले। मतलब पूजा अर्चना करते थे, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह की चीजें कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। पढ़ी लिखी सभ्यता थी, इंटेलिजेंट सभ्यता थी, शांत सभ्यता थी। युद्ध के कोई खास प्रमाण, युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, युद्ध के प्रमाण नहीं मिले। वैदिक सभ्यता में युद्ध के प्रमाण मिले हैं, और उनका प्रमुख पशु कौन होता था युद्ध के मामले में? घोड़ा, पवित्र गाय। यहां पे युद्ध के नहीं मिले। इससे यह पता लगता है कि कैसी सभ्यता थी? शांत सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कांसा का समान मिला है, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन, ये धातु मिला है। कांसा किससे मिलता है? तांबा प्लस टीन, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। तो इसके आभूषण पहना करते थे, इनके दर्पण मिले हैं कांसे के, यह सभ्यता थी। लिपि कैसी मिली है? लिपि कैसी मिली है? अब अपने कैसे लिखते हैं? अपने ऐसे लिखते हैं, हालांकि मुसलमान लोग ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट टू, उर्दू लिखती है राइट टू लेफ्ट। हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम दोनों ही क्या करते हैं? हमारी खास बात होती है कि हम पेन उठा लेते हैं, पेन उठाया फिर ऐसे लिखा, पेन उठाया फिर ऐसे लिखा, ऐसे करते हैं। उस समय क्या करते थे? ऐसे लिखते थे, सर्पिलाकार। हाँ, ये मैं सोचना सर ने पता नहीं क्या बना दिया, ये लिखावट थी। तो कैसी थी? सर्पिलाकार, जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। सर्पिलाकार, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ कहते हैं, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक पद्धति, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी, इसमें क्या था कि ऊपर ऐसे लिखा होता था, नीचे पिक्चर्स भी बनी होती थी। अब पढ़े लिखे तो वो तो ये यहां से पढ़ ले, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो इन डिजाइनों से समझ ले कि कहना क्या चाह रहा है, क्या मतलब है उसका। तो ये था, दोनों चीजें हुआ करती थी, लिखावट भी थी और इस तरीके का डायग्राम भी बनाए होते थे। पिक्टोग्राफी चलती थी, भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, ठीक है, ये लिपि चला करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लिपि की बात होगी। और इसमें कितने शब्द थे? इनके मूल शब्द कितने माने गए? इनके मूल शब्द बनेंगे 64। जैसे अपनी इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। मूल तो 26 ही लेटर होते हैं, उन्हीं को मिला मिला के अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं उनको मिला मिला के। 26 के अलावा 27वां तो कुछ है ही नहीं। ऐसे इनके मूल शब्द कितने माने गए हैं? 64 माने गए हैं। इनको मिला मिला के जो शब्द मिले हैं, शब्द वो 250 से 400 के आसपास मिलते हैं। ये मूल अक्षर हो गए, डिजिट्स हो गए। मूल अक्षरों की संख्या कितनी मानी गई है? 64। शब्द जो इनसे मिला मिला के शब्द है वो लगभग 400 के आसपास इन्होंने शब्द बना रखे थे, जिसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए। मतलब अगर हमें 64 का मतलब समझ आ जाता तो उसको मिला मिला के हम बना लेते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन हमें इनका मतलब ही नहीं समझ आया। और ज्यादातर किस प्रकार के शब्दों में ज्यादातर किसका यूज किया? ज्यादातर यू का यूज किया। जैसे कुछ जगह ऐसे कर दिया, ऐसे करके कोई डिजाइन सा बना दिया, ऐसे करके कोई डिजाइन। ज्यादातर किस अक्षर का यूज किया है?
यू का अक्षर ज़्यादा मिलेगा और मछली का अक्षर ज़्यादा मिलेगा। जैसे इस तरीके से कोई ये मछली सी इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे करके ऐसे मछली के चित्र ज़्यादा मिलेंगे। ये मछली पता नहीं बनी क्या नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, मछली के चित्र हो गए, यू आकार के चित्र हो गए, इसका यूज उन्होंने ज़्यादा किया। लेटर कितने थे? 64 लेटर थे, 400 के आसपास शब्द मिलते हैं। बात समझ आ रही है? अक्षर और उसमें अब अपने 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, अक्षर शब्द जितने मर्जी बना लो। अब आप सभी का नाम उन्हीं अक्षरों से मिलकर बने, उन 26 को जोड़ जोड़ के आपने शब्द बनाए। आज तो लाखों की तादाद में शब्द बने हुए हैं, कोई अंत ही नहीं है उसका तो, है ना। उस समय लगभग कितने शब्द मिलते हैं? प्रतीक चिन्ह 400 मिलते हैं, जिनको आज तक हम नहीं समझ पाए। ओके, और देखते हैं, और देखते हैं। समुद्र के पास जो इनके नदियां नदी होती थी, उनके पास यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इससे यह पता लगता है कि ये भी धार्मिक रूप से डरते थे, मतलब डर उस समय भी था, और डर होना जरूरी है, थोड़ा सा बंदा सुधर के रहता है। वैदिक सभ्यता के समय तो वो डरते थे। किसकी पूजा करते थे? बहुदेववादी, वो तो किसी को नहीं छोड़ते थे। अग्नि की वो पूजा करते थे, है ना, इंद्र देवता की वो पूजा करते थे पूर्व वैदिक काल में, वरुण देवता की पूजा करते थे, आदित्य की पूजा करते थे, पुष्ण की देवता करते थे, पशुओं की। उत्तर वैदिक काल में मुख्य कौन था उनका? प्रजापति। पूर्व वैदिक काल में मुख्य कौन था? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। बहुदेववादी थे, बहुत देवताओं की पूजा करते। आज हम भी देखो बहुदेववादी है, ठीक है, हम भी राम की, कृष्ण की, हनुमान की, माता की, सबकी करते हैं। कारण एक मन में क्या होता है? डर, ऐसा ना किया तो ऐसा हो जाएगा। आज बस समझ। तो उस समय इनको भी डर था, प्रकृति से डर लगता था। ये ज्यादातर किसके पास रहते थे? नदियों के पास। तो नदियों से बाढ़ का डर लगता था कि बाढ़ आके हमें ना मार दे। तो इन्होंने वहां पे किसकी मूर्ति मिली है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। माना जाता है कि उसकी भी पूजा किया करते थे। आई बात समझ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कि ये माना गया कि ये आए कहां से हैं, कहां से आए हैं ये लोग, कहां से आए हैं। 4 प्रजातियां मिली हैं, 4 प्रजातियां, 4 प्रजातियों से माने गए हैं। इनकी 4 प्रजातियां मानी गई हैं कि ये यहां से आए हैं। जब आपको मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी कराई थी तो उसमें आल्पस पर्वत बताया था, यूरेशिया के पास, यूरोप में। अल्पाइन, अल्पाइन यूरोप महाद्वीप में, अल्पाइन। तो ये पहाड़ों के हिसाब से माने गए हैं, ये पहाड़ी इलाके से है, मतलब अल्पाइन एरिया से आए हैं, अल्पाइन एरिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के पास माना जाए तो ये माना गया है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और चाइना और एशिया के पास से माना जाए तो उन्हें कहा गया मंगोलॉइड, मंगोलॉइड, मंगोलॉइड। और भूमध्य सागर के वहां से माना गया है मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागरीय है। वापिस सुनिए क्या कहा जा रहा है, इधर ध्यान दीजिए। कुछ का कहना है कि ये कहां से आए हैं? यूरोप वाले एरिया से आए हैं। कहां से आए हैं? यूरोप वाले एरिया से, पहाड़ी इलाके से। तो इस हिसाब से इनकी प्रजाति को क्या कहा गया है? अल्पाइन, अल्पाइन वाले एरिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नजदीक आसपास एरिया से आए हैं। कुछ का मानना है कि उस उधर से आए हैं, जैसे अपने वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ा था, आर्य कहां से आए हैं। कुछ का कहना है तो वो मध्य एशिया से आए हैं, कुछ कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कुछ कहते हैं कि वो सप्त सिंध प्रदेश से आए हैं, कुछ का कहना है कि वो गंगा यमुना के दोआबा क्षेत्र से आए हैं, कुछ का कहना है कि वो यूरेशिया से आए हैं। इनकी कितनी प्रजातियां मिली हैं? 4 प्रकार की। कुछ का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास से आए हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये अल्पाइन पर्वतमाला यूरोप में है, उधर से है, उधर की प्रजाति है ये। कुछ का मानना है कि ये कहाँ की प्रजाति है? मंगोल, हाँ मंगोल, ये चीन के आसपास, एशिया का, एशिया वाले इलाके में हो गया, उधर की प्रजाति है। और कुछ का मानना है कि भूमध्य सागर वाली साइड से आए हैं। और सबसे ज्यादा नरंग कंकाल यहां से मिले, इसके मिले। सर्वाधिक नरंग कंकाल किसके मिले? भूमध्य सागर के मिले, ये याद रखिएगा। इतनी बात समझ आई? क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो इनकी कुछ बेसिक बातें ये हुई। कितने शहर मिले? लगभग 1500 शहर मिले इनके। कितने शहर मिले?
सिंधु सभ्यता के 1500 शहर मिले हैं लगभग लगभग। आज़ादी के बाद हमने ये भी कहा था कि इसका नाम सिंधु सभ्यता ना रखा जाए, क्योंकि भारत में जब ढूंढना स्टार्ट किया ना, तो भारत में जब ढूंढना स्टार्ट किया तो इनके ज़्यादातर शहर किस नदी के पास पाए गए? सरस्वती नदी के। ये कुछ बेसिक बातें चल रही हैं, किस तरह के लोगों का रहन सहन कैसा था, वस्त्रों का कैसा था, आभूषणों का तरीका कैसा था, कहाँ पे ये सभ्यता मिली है, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। फिर हमने क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में कि हर शहर की क्या क्या खास बात है। मोहनजोदड़ो से क्या कुछ मिला है, हड़प्पा से क्या कुछ मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, जो मेन 8-10 शहर। वैसे तो कितने शहर हैं? 1500। सारे के सारे थोड़ी कराऊंगा, फिर तो 3 महीने में यही चलता रहेगा कि लगभग 8-10 जो मेन शहर है वहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी, कॉमन क्या क्या बता दिया, क्या क्या मिला। जौ के दाने मिले, सरसों के दाने मिले, खरबूजा मिला, फसलों में बता दिया, वस्त्रों में बता दिया, श्रृंगार के सामानों में बता दिया क्या कुछ मिला, खेल का मैदान मिला है, कुएं मिले हैं, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं जहाँ पे अन्न की कोठी होती थी, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, सड़कें मिली हैं, पक्की ईंटें मिली हैं। ये कॉमन चीजें पहले बता दी आपको सारी, बताता हूँ। हाँ हाँ, सरस्वती नदी पे आते हैं अभी, आई बात समझ। ये आपको मैंने क्या बता दी, कॉमन बातें बता दी। फिर अलग अलग शहर पे चलेंगे कि कहां से क्या मिला है, और इसको पढ़ती हमारा टॉपिक खत्म। तो क्या टफ है इसमें? ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ाया जाए, ठीक है, अच्छा टॉपिक, आई बात समझ। तो ज्यादातर जो शहर है वो कहां पे मिले? सरस्वती नदी के किनारे मिले। ये सरस्वती नदी वो नहीं है जो आज बहती है, घग्गर नदी। पहले माना जाता है सरस्वती नदी गंगा यमुना में जाके विलीन होती थी। संगम बोलते हैं ना, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो माना जाता है कि जो इलाहाबाद है, जिसे वर्तमान में क्या नाम रख दिया है? प्रयागराज। वहां पे किन नदियों का संगम होता था? 3। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। एक मूवी भी आई है सर, आप हर 5-10 मिनट बाद मूवी की बात करते हो। मैं एक्चुअली मूवी बहुत देखा करता था पहले 90s की, ठीक है, अब तो कम कर दी। तो एक मूवी आया करती थी अमिताभ बच्चन की, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। हालांकि उसका इस नदियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ओके, ठीक है। तो गंगा यमुना सरस्वती, तो यहाँ पे इन 3 नदियों का मिलन होता था प्रयागराज, इलाहाबाद में। पुराना नाम इलाहाबाद, वर्तमान का नया नाम प्रयाग। लेकिन आज के टाइम में सरस्वती नदी वहां से क्या हो चुकी है? विलीन हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अब वहां पे 2 ही मुख्य नदियां हैं, ठीक है। सरस्वती नदी वर्तमान में क्या माना जाता है कि जो घग्गर नदी है, उसने अपना स्थान ये बना लिया। घग्गर नदी जो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए पाकिस्तान जाती है ना, पाकिस्तान होकर इसको अपने क्या कहते हैं, मृत नट नाली सोतर पढ़ा होगा। तो घग्गर नदी जो वर्तमान की है, इससे सरस्वती, ये पुरानी सरस्वती नदी ही है। तो आजादी के बाद जब हमने भारत में इसकी खोज की तो ज्यादातर शहर किस नदी के किनारे मिले? तो हिंदुस्तान वालों ने रोला डाला कि इसका नाम बदल के सिंधु नदी सभ्यता बदल के क्या नाम रखा जाए? सरस्वती नदी सभ्यता। लेकिन तब तक दुनिया की किताबों में जगह जगह पे फैल चुकी थी, इसका नाम क्या फेमस हो चुका था? सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसको बदलना पॉसिबल नहीं था, फिर इसको नहीं बदला गया। आई बात समझ गया, ओके। तो लगभग 1500 शहर खोजे गए थे, जिनमें से कोई 8-10 शहर की हम बात करेंगे कि किस शहर की क्या क्या खास बात है। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की। पाकिस्तान का प्रांत देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में ही ये चीज़ें मिली थी। उस समय का ये भारत हुआ करता था। थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मान लो एक पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान में यहाँ पे जो राज्य है, प्रांत है, उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? हमारा ये जो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, इसकी बाउंड्री किससे लगती है? पंजाब से लगती है। नीचे कौन सा हो गया? सिंध। नीचे उनके राज्य, जैसे हमारे राज्य है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उनके राज्य का नाम बता रहा हूं। ऊपर कौन सा राज्य है? नीचे कौन सा राज्य है? इधर कौन सा राज्य है? बलूचिस्तान। ये इनका खनिजों की दृष्टि से, मिनरल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। जैसे हमारा हो गया इधर का बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, खनिजों की दृष्टि से बहुत अहम है ना ये राज्य। ऐसे खनिजों की दृष्टि से इनका अहम राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। और ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यही लोग अगर अपने करंट में देखें तो पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग पाकिस्तान का विद्रोह कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमें एक अलग ही देश बना दिया जाए, ठीक है, ओके। तो अगर अपने पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हड़प्पा है, हड़प्पा वर्तमान में कौन से प्रांत में आता है? पंजाब में आता है। हड़प्पा कहां पर आता है? वर्तमान में पंजाब में आता है।
और यहां पे सिंध में मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ये किस में है? सिंध में है, सिंध में है। चहुंदड़ो भी इसके पास ही माना जाता है, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो भी सिंध में आ जाते हैं। सुत का गैंडोर जो बिल्कुल ही पश्चिमी, ये पाकिस्तान के 3-4 याद रखना आप। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदड़ो हो गया, सुत का गैंडोर हो गया। सुत का गैंडोर से तो एक ही क्वेश्चन बनता है, कुछ खास चीजें तो मिली नहीं यहां से। एक ही क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का बिल्कुल पश्चिमी शहर का नाम बताइए, तो सुत का गैंडोर दाश्क नदी के पास। तो इसको याद करने का तरीका 10 गैंडे, या एक और तरीका, या पाकिस्तान वाले दहशत में जाके रखते हैं सारा दिन, दहशत से दाश्क नदी। ये किस नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। ये मोहनजोदड़ो वगैरह किस नदी के किनारे मिले? सिंधु नदी के किनारे। ये रावी ने हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है। आई बात समझ? फिर भारत की बात करेंगे, भारत में क्या क्या है। पहले अपने इन दोनों की बात करेंगे आज, हड़प्पा और आज इसकी बात करते हैं। आज एक तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, एक अपने आज ये पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या कुछ प्राप्त हुआ है। कल अपने बात करेंगे भारत के शहरों की, भारत के जो मेन शहर हैं वहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हड़प्पा ही पढ़ लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सबसे पहले खोज किस शहर की हुई? हड़प्पा की। कब हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। देखो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? क्या बन गया? DRRD। ठीक है, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। 1921-1922। एक व्यक्ति है स्टूअर्ट पिगट, स्टूअर्ट पिगट एक अंग्रेजी अधिकारी था, इसने इनको जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ओके, दयाराम साहनी। अब यहां से क्या कुछ मिले, हड़प्पा शहर से क्या कुछ मिला उसकी बात करते हैं। यहां से तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिली है, कौन है ये? एक स्त्री है। नहीं लग रही क्या? कोई बात सर, उल्टी बना दी। उल्टी नहीं बनाया मैंने, इसको लेटाया है। ठीक है, ये इसके पेट में निकाल दिया मैंने पेड़। पेड़ से क्या निकाल दिया? पेड़। तो एक लेटी हुई मृत स्त्री मिली है जिसके पेट में पेड़ उगा हुआ है, पौधा उगा हुआ है। ऐसी एक मूर्ति मिली है। अब इसका क्या मतलब है वो नहीं पता, लेकिन मिली है, बस ऐसी एक मूर्ति मिली है। ठीक है, श्रृंगार पेटी मिली है। इसके पास क्या मिली है? श्रृंगार पेटी। ओके, लिपस्टिक मिली है। जौं के दाने मिले हैं। हाँ कर, मोहरे भी आएंगे, रुको, चलो पहले मोहरे लिख दे। मोहरे भी मिली हैं। ताबीज भी मिले हैं, 23 प्रकार के ताबीज मिले हैं। ताबीज भी मिले हैं। अनागार भी मिला है। अनागार भी मिला है, विशाल अनागार मिला है। गोदाम, अनागार गोदाम जैसे बना लिए थे अपने, गोदाम वगैरह मिले हैं। कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिले हैं। HRRH RH 37 HB भी है शतक। RH 37 HB इस नाम के क्या मिले हैं? कब्रिस्तान भी मिले हैं। ठीक है, R37 और H, R37 और H। ठीक है, नाम की समाधियां मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं। R37 RH भी लिखा होता है इसके बुक में, और H। ठीक है, H इस नाम का कब्रिस्तान मिले। जौं के दाने मिले हैं, मोहरे मिली है। गरुड़, एक मोहर पर, एक ऐसी मोहर है जिस पर गरुड़ और सांप का चित्र बना हुआ है। गरुड़ और सांप का चित्र बना हुआ है। गरुड़ और सांप का चित्र बना हुआ है। ओके, उसके अलावा गधे की हड्डी मिली है। गधे की हड्डी मिली है। ये लो जी,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को कहाँ पे मिली है, हड़प्पा सभ्यता के समय मिली है। ओके, अब देखिए इसमें करते हैं इसको। श्रृंगार पेटी मिली है, गधे की हड्डी मिली है, तावीज मिली है, मोहरे मिली है, जौ के दाने मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, कब्रिस्तान मिली है। ठीक है, तो लिपस्टिक सॉरी अपने को मिली है लिपस्टिक, लिपस्टिक उधर से मिली है, चौंधड़ों से मिली है, चौंधड़ों से। ओके, करते हैं स्टार्ट। अब इसको याद करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता एक, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर। अब जैसे मान लो कि एक लिपस्टिक, जैसे यहां से एक डाउट हो जाता है, लिपस्टिक अपने को मिली है चौंधड़ों में, कहाँ मिली है, चौंधड़ों में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, विशाल स्नानागार मिला है, नहाने का क्या मिला है, स्नानागार, कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। अब एग्जाम में आ गया कि कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। किस सभ्यता में मिला है, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सारे शहर को किस नाम से पुकारते हैं, ये मैं सोचना सर आपने तो कहा था कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, एग्जाम में इसका ऑप्शन दिया था हड़प्पा, मेसोपोटामिया, फारस, तो हड़प्पा कैसे इसका आंसर आ गया, तो वहां पे हड़प्पा शहर की बात नहीं हो रही, सभ्यता की बात हो रही है। अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर जिसका नाम है हड़प्पा शहर। तो हड़प्पा शहर में क्या कुछ मिला है, हड़प्पा शहर में एक औरत लेटी हुई है, कहानी सुनाते हैं, पेड़ से क्या निकला हुआ है, पौधा, किस तरफ देख रही है, दर्पण की तरफ, मरते हुए किधर देख रही है, दर्पण की तरफ। और श्रृंगार पेटी की थोड़ा सा श्रृंगार करना मेरा रह गया, थोड़ा सा रह गया। यहां पे क्या बांधे हुए हैं, तावीज बांधे हुए हैं, साइड में क्या बिखरे पड़े हैं, जोंग के दाने, जोंग के दाने, आ रही बस समझ। औरत लेटी हुई है, पेड़ से पौधा निकला हुआ है, यहां पर क्या पड़ा है, श्रृंगार, दर्पण, जोंग के दाने, हाथ में क्या बंधा हुआ है, ताबीज। ये मानना जा रहा है कि वो जोंग के दाने गोदाम से लेकर आई थी और यहां पे मरते हुए उसके हाथ से गिर गए। इसका मतलब क्या मिला, अनागार मिला है, क्या मिला है, अनागार मिला है। ये मेन चीजें होगी। अब मरा है तो उसको कब्रिस्तान में भी डालना पड़ेगा, मरी है तो उसको किसी कब्रिस्तान में भी डालना पड़ेगा, कब्रिस्तान में मिला है जिसके ऊपर RH32 या H लिखा हुआ है। ठीक है, कब्रिस्तान भी मिला है, अनागार मिला है, गधे की हड्डी मिली है, शिव और गरुड़ का चित्र मिला है, एक मोहर है, मोहर के ऊपर शिव और गरुड़ की फोटो लगी है। ये भी साफ सॉरी, और ये भी मरी हुई स्त्री भी एक मोहर के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, एक मोहर। ऐसे नहीं कि वास्तव में औरत मिली है ऐसी, अब औरत के पेड़ से पौधा कैसे उग जाएगा, एक मोहर है, उस मोहर के ऊपर इसकी फोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। अरे बात समझ गया, हो गया याद, सुनाइए। हड़प्पा शहर से, हड़प्पा शहर की खोज कब हुई, 1921, किसने, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, यहां से क्या कुछ मिला, कांसे की सॉरी कई प्रकार की मोहरें हैं, उनमें से एक मोहर पर एक लेटी हुई स्त्री जिसके पेट से पौधा निकला हुआ है, पास में श्रृंगार, दर्पण, जोंग के दाने, ताबीज, गधे की हड्डी, अनागार, कब्रिस्तान, सांप और गरुड़ का चित्तर किसी मोहर के ऊपर। हो जाएगा याद। नेक्स्ट करते हैं, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में गए, एक तो ये बहुत बड़ा एरिया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ पे तो खुदाई में बहुत कुछ मिला है। मेन यहाँ पे एक गली जा रही थी, पतली सी गली थी, संकरी गली। उस गली में ना कंकाल ही कंकाल पड़े थे। क्या पड़े थे, कंकाल ही कंकाल। जब उसकी खुदाई की गई तो कंकाल बहुत ज्यादा थे, तो उसको कहा जाता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कोई ऊंची जगह होती है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, टीला बोल देते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं माउंट, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, माउंट। मृतकों का टीला, मृतकों को टीलों को ही क्या शब्द दिया गया, मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला ही होता है। ठीक है, मृतकों का टीला ही होता है। नेक्स्ट, इसको एक चीज और कहा जाता है, सिंध का नकलिस्तान या बाग, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान या बाग भी से पुकारा जाता है, सिंध का नकलिस्तान या बाग कहा जाता है। उसके अलावा कांस्य की नर्तिका की, कांस्य की नृतिका की मूर्ति, कांस्य की नृतिका की मूर्ति मिली है यहाँ पे। ठीक है, एक पुरोहित की प्रतिमा,
पुरोहित की प्रतिमा मिली है। सबसे बड़ी बात, सबसे विशाल स्नानागार। क्या मिला है? सबसे विशाल स्नानागार, नहाने का सबसे विशाल स्नानागार। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। अरे एक मिनट रुको तो सही, एक मिनट, दोनों चीजें आएंगी। विशाल स्नानागार, नहाने की जगह, ठीक है। एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं, 6 से 8 कमरे कहे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी दरवाजा सामने वाले कमरे के दरवाजे के सामने नहीं खुलता। अच्छी बात है। बाथरूम की जगह मतलब दोनों गेट अगर आमने सामने खुलेंगे तो प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा साइड में था, इसका गेट यहां पर है तो इसका गेट यहां पर है, बीच में कुआं बना हुआ है, नाली जा रही है जिससे सारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंदा पानी है वो सारा का सारा नालियों से बाहर चला जाएगा। नालियों को पत्थरों से ढका हुआ है। यह चीज आपको कहां मिली है? मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यहां से मिले हैं। उसके बाद विशाल अनागार भी मिला है, बहुत बड़ा अनागार भी मिला है, विशाल अनागार भी मिला है, विशाल स्नानागार भी यहां से मिले हैं, ठीक है। सूती कपड़ा मिला है, सभा भवन मिला है। एक सबसे बड़ी बात, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, शिव की मूर्ति मिली है। ऐसे कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार अपने ध्यान में बैठा है, उसके एक तरफ तो है हाथी और चीता, एक तरफ किसकी मूर्ति है? हाथी और चीता, ऊपर इसके 3 सिर हैं, 3 सिर है, नीचे 3 हिरन बैठे हैं, नीचे की तरफ 3 हिरन है, और साइड में गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा है। इसे कहा गया आद्य शिव। आद्य शिव की प्रतिमा मिली है, आद्य शिव की प्रतिमा मिली है, ठीक है। सूती कपड़ा मिला है, मोहरें बहुत ज्यादा मिली है, लगभग माना जाता है 1200 मोहरें मिली है। ये है मोहनजोदड़ो। तो क्या कुछ मिला मोहनजोदड़ो? सबसे पहली बात, नरक कंकाल बहुत मिले हैं, जिसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, उस गली का नाम रख दिया डेड लेन। लेन है नहीं गली, डेड लेन, मृतकों की गली। सिंध का नकली स्थान, विशाल अनागार, विशाल स्नानागार, आद्य शिव की मूर्ति, कांस्य की नृतिका की मूर्ति, मतलब लड़की की मूर्ति भी मिल गई, शिव की मूर्ति भी मिल गई, दोनों मोहनजोदड़ो से मिली है। और पाकिस्तान का सबसे विशाल शहर किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो को ही माना गया है। भारत में माना गया राखीगढ़ी, हरियाणा, राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया, इनको बड़ा माना गया। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो को बड़ा माना गया। आई बात समझ। एक और करते हैं, चौहुंदड़ो। 3 शहर कर लेते हैं, पाकिस्तान के खत्म हो जाएंगे, फिर कल इंडिया वाले पढ़ेंगे। चौहुंदड़ो से क्या मिले? ये इसे औद्योगिक कारखाना कहा गया है, इसे औद्योगिक नगरी बोला गया। औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी उसे बोलते हैं जहां पे फैक्ट्री वगैरह काफी लगी होती है ना अपने वर्तमान में, औद्योगिक नगरी। तो इसको औद्योगिक नगरी इसलिए माना गया क्योंकि यहां पे लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है। अभी गुड़िया भी बनाएंगे, अब गुड़िया होगी तो लिपस्टिक लगाएगी वो। गुड़िया का कारखाना मिला है, लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है, मनके मिले, मनके, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का कारखाना, गुड़िया का कारखाना, सब मिला है यहां से। स्याही मिली है, स्याही, बैलगाड़ी मिली है, बिल्ली का पीछा करता, कुत्ते का पीछे बिल्ली करेगी, बिल्ली का पीछा कुत्ता करेगा? सर किसी का मर्जी करा दो। अच्छा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पद चिन्ह है, निशान मिले हैं, निशान मिले, ठीक है। 2 जाति में मिली है वैसे यहां पे, झुक्कर और जाकर। दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। दुर्ग यानी पश्चिमी टीला। दुर्ग किसको कहते थे? पश्चिमी टीला, जहां पे समृद्ध लोग, अमीर लोग रहा करते थे। पूर्वी टीला तो मिले, पश्चिमी टीला नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। औद्योगिक नगर कहते हैं गुड़िया का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का कारखाना, ये लिपस्टिक, स्याही, बैलगाड़ी, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। 2 संस्कृति में मिली है, झुक्कर और जाकर। 2 प्रकार की संस्कृति भी मिली है जिसका नाम है झुक्कर और जाकर।
अब इसको याद कैसे करेंगे? याद आप कर सकते हो। कैसे याद करोगे इसको? इसको आप याद कर सकते हो कि एक लड़की है, गुड़िया है, गुड़िया ने गले में क्या पहने हैं? मन के। क्या लगाई है? लिपस्टिक। हाथ में क्या पकड़ रखी है? शाही। किस पर बैठी है? बैलगाड़ी पर। हो गया? क्या हुआ? गुड़िया शाही बैठी किस पर है? बैलगाड़ी पर। उसने सामने कोई हलचल देखी कि क्या हो रही है, उसने झुक के देखा तो बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है। कंप्लीट हुआ। गुड़िया हो गया, मन का हो गया, लिपस्टिक हो गया, शाही हो गया, बैलगाड़ी हो गया, झुककर जाकर संस्कृति होगी, बिल्ली का पीछा करता कुत्ते के पद चिन्ह हो गए, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। ये सब कहां से, सब कुछ कहां से मिला है? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो। क्लियर है कंसेप्ट? तो क्या कंप्लीट हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 शहर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, 3 शहर हुए। सुतका के इंडोर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे है और सिंधु सभ्यता का बिल्कुल पश्चिमी शहर। कर लोगे याद इसको?